देखो लास्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अपन ने कुछ परिभाषाओं की बात तो कर ली थी शायद। तो जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य परिभाषा में क्या बताती है कि किसी भी जीव को या उसके घटक को काम में लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण करेंगे, उससे ही अपन क्या कहते थे, जैव प्रौद्योगिकी कहते थे। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि पुराने समय में जो जैव प्रौद्योगिकी हो रही थी वो अलग तरीके से हो रही थी, और नए समय में, आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी कुछ नई तकनीकों के साथ की जा रही है। तो पुराने समय में अपन क्या करते थे बेटा, पुराने समय में जीवों की प्राकृतिक क्षमता को काम में लेते थे और उस प्राकृतिक क्षमता के द्वारा कोई भी नया उत्पाद अपन बनाते थे, वो कहलाता था हमारे पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब न्यू बायोटेक में अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का सहारा लेते हैं और फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था बेटा, पॉल बर्ग। क्या नाम था उनका? पॉल बर्ग। ये वही है बेटा जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले की थी। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यदि कोई है तो वो कौन है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने क्या किया था बेटा, एक वायरस को काम में लिया था। क्या, कौन सा वायरस था? SV40 वायरस था बेटा। इस वायरस की जीन को, आवाज नहीं करेंगे, इस वायरस की जीन को इन्होंने बेटा काम में लिया और उस जीन को सबसे पहले इन्होंने किसके साथ जोड़ा? इस जीन को इन्होंने जोड़ा बेटा एक बैक्टीरियोफेज नाम के एक वायरस के साथ, और फिर उसको किस में डाल दिया बेटा? इकोलाई। किसके साथ डाल दिया? इकोलाई। ऐसा इन्होंने सबसे पहले किया। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? पॉल बर्ग। ये सब किसने किया था बेटा? पॉल बर्ग। इनके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था कोहने और बॉयर। कोहने और बॉयर ने क्या किया था बेटा? आरडीएनए का निर्माण किया था। यदि सबसे पहले किसी ने आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए बनाया तो वो कौन थे? कोहने और बॉयर। ये लगभग कब की बात है? 1972 के आसपास इन्होंने ऐसा किया था। आज अपन यही देखने वाले हैं कि हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहने ने किस तरह से एक आरडीएनए बनाया था। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने किस किस जीव को काम में लिया था। एक बैक्टीरिया को काम में लिया और उस बैक्टीरिया से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को पृथक किया। बता दिया था नहीं? तो आज से यहीं से देखेंगे। तो अपन क्या जानते हैं कि कोहने और बॉयर ने एक आरडीएनए बनाया था। तो आज अपन सीखेंगे कि कोहने और बॉयर ने वो आरडीएनए बनाया किस तरह से। तो इधर देखेंगे बेटा, एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में इसका अनुवांशिक पदार्थ है, ये इसका गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि इसके गुणसूत्र है, डीएनए आरएनए। ये मैं जब भी बनाऊंगा इसका मतलब आप इस तरह से समझेंगे कि मैंने कुछ इस तरह की संरचनाएं बनाई है। ये डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है, द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए। इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा हर बार, ठीक है? तो आप समझेंगे कि मैंने ऐसा कुछ बनाया। ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये इसका खुद का डीएनए है। साथ में बेटा बैक्टीरिया में एक गुणसूत्र के अलावा, गुणसूत्रीय पदार्थ के अलावा भी एक डीएनए होता है जिसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए जो कि वृत्ताकार होता है और द्विकुंडलित होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के पास खुद का अनुवांशिक डीएनए भी था और उसके साथ बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए भी था जिसे अपन प्लाज्मिड कह रहे हैं। और इस प्लाज्मिड में कुछ जीन थी बेटा, इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ हमारे काम की जीन थी जिन्हें अपन कहेंगे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। मान लो यहां से एक जीन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। आप सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जीन क्या काम करती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो है वो क्या काम करती है, तो इसको इधर समझेंगे आप अलग से। मान लो कोई बैक्टीरिया था हमारे पास, ये कोई बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया है, इस पे मैंने कोई प्रतिजैविक पदार्थ डाल दिया। इस पे मैंने क्या डाल दिया बेटा? कोई भी प्रतिजैविक डाल दिया। प्रतिजैविक जानते हो ना, एंटीबायोटिक, जो किसी जीव से मिले और दूसरे जीव को मार दे। पेनिसिलिन प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक था बेटा। तो पेनिसिलियम नोटेटम ने कुछ पदार्थ बनाए, उन्होंने स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया को मार दिया था। ऐसा कुछ हुआ था ना बेटा। तो आज आप इमेजिन करके देखेंगे कि ये पेनिसिलिन ने बनाया, पेनिसिलियम नोटेटम ने एक प्रतिजैविक पदार्थ बनाया और आज इसको स्टेफाइलोकोकस ओरियस मारोगे आप। तो ये प्रतिजैविक पदार्थ यदि यहाँ पे आएगा तो ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मरेगा ना बेटा। तो जो भी इसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इस बैक्टीरिया को बचाने के लिए अपन क्या करें, क्योंकि इसके पास, ये क्यों मर गया? क्योंकि इस प्रतिजैविक के खिलाफ इसके अंदर कोई भी जीन नहीं था, यानी कि इस बैक्टीरिया में कोई भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन नहीं था। इस वजह से इस प्रतिजैविक के कारण ये बैक्टीरिया क्या हो रहा है? मर गया है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इन्होंने क्या किया था,
जो हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कॉहन है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, इस बैक्टीरिया को इस प्रतिजैविक से बचाने के लिए इस प्रतिजैविक के खिलाफ एक जीन इसमें डाला था। तो वही तरीका अपन देखेंगे। अब मान लो बेटा इस बैक्टीरिया में इस बार इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ इसका खुद का डीएनए था और यहाँ एक प्लाज्मिड डीएनए या वाहक डीएनए के साथ जोड़ करके एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन डाल दी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे डाल दी। कौन सी जीन डाल दी बेटा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। यदि इस बैक्टीरिया में अब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन आ चुकी है, अब इस पर अपन ने क्या डाला, फिर से प्रतिजैविक पदार्थ डाला, क्या ये बैक्टीरिया अब भी मर जाएगा क्या? नहीं, इस बार ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। यही काम किसने किया था, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने किया। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना कार्य किया। ये जो काम में ले रहे हैं जिसमें कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, वो कौन है, एक बैक्टीरिया है। कौन था वो? कोई भी बैक्टीरिया आप मान सकते हैं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया में हमारे पास प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है। तो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से इन्होंने किसको बाहर निकाला बेटा, एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को। मान लो यहां से इस प्लाज्मिड का एक इतना सा टुकड़ा काट के इन्होंने बाहर निकाल लिया, ये टुकड़ा काट लिया बेटा, और इस टुकड़े में क्या था बेटा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। ये क्या बाहर निकाल लिया हमने, इस बैक्टीरिया से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को बाहर निकाल लिया। हमने नहीं किया ऐसा, सबसे पहले किसने किया, हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहन ने ऐसा किया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक अन्य बैक्टीरिया को काम में लिया, इन्होंने एक अन्य बैक्टीरिया को काम में लिया जिसके पास खुद का डीएनए है। खुद के डीएनए के अलावा इसमें और क्या है बेटा, क्या इसमें भी खुद का प्लाज्मिड रहा होगा? अरे ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, इसमें भी खुद का डीएनए, इसमें भी खुद का डीएनए, इसमें इसका प्लाज्मिड है, इसमें भी कोई प्लाज्मिड रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक प्लाज्मिड था बेटा, यहाँ पे भी क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में एक और डीएनए पाया जाता है, उसे अपन प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। तो यहां से जिस बैक्टीरिया की अपन बात कर रहे हैं, ये था साल्मोनेला टाइफी। ये वाला बैक्टीरिया इन्होंने कौन सा काम में लिया, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा रोग उत्पन्न करता है बेटा, वही है ये, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया लिया और उस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को बाहर निकाला बेटा। इन्होंने क्या किया, इस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। तो ऐसे पर इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को यहां से काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को यहां से इन्होंने काट दिया बेटा। और अब क्या कर रहे हैं बेटा, इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को इस प्लाज्मिड के, इस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया बेटा। ऐसा करेंगे तो क्या कुछ इस तरह का डीएनए हमें बना हुआ मिलेगा क्या? देखो कुछ ऐसा हमें एक संरचना देखने को मिलेगी क्या। डीएनए लाइगेज को इन्होंने, डीएनए के खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, लाइगेज। तो लाइगेज को काम में लिया और इस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के साथ कौन सी जीन जोड़ दी बेटा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। तो इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को किसके साथ जोड़ दिया, साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया बेटा। यहां पर जो नया डीएनए हमें बना हुआ मिल रहा है, ये और कोई नहीं, ये वही है बेटा, ये आर डीएनए बन चुका है। ये कौन सा डीएनए बन चुका है, आर डीएनए। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को क्या कहते हैं, रिकॉम। आर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट को हिंदी में कहते हैं पुनर्योजी डीएनए। तो ये कैसा डीएनए बन चुका है बेटा, पुनर्योजी डीएनए। तो ये पुनर्योजी डीएनए सबसे पहले यदि किसी ने बनाया तो वो कौन थे, कोहन और बॉयर, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने। किस तरह से बनाया, एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से कौन सी जीन बाहर निकाली, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन बाहर निकाली, और एक दूसरा बैक्टीरिया जिसे साल्मोनेला टाइफी अपन कह रहे हैं, उसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसे काटा और उसके साथ किसको जोड़ दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया और क्या बना दिया, आरडीएनए बना दिया। आरडीएनए को अपन हिंदी में क्या कह रहे हैं बेटा, पुनर्योजी डीएनए। बेटा पहले हमारे पास एक इकोलाई थी, इस इकोलाई पर जब भी कोई प्रतिजैविक पदार्थ डाला जा रहा था तो क्या ये मर रही थी। इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है, इस पर कोई भी प्रतिजैविक पदार्थ अपन डाल रहे थे तो इसकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। ठीक है, यानी कि ये सामान्य इकोलाई है। ये कैसा इकोलाई है, सामान्य इकोलाई है। क्या इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है क्या,
नहीं, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता थी क्या इसमें? इसमें नहीं है बेटा, रोधकता इसमें नहीं, तो जिसके कारण ये क्या हो रहा था, मर रहा था। अब इस बार अपन ने क्या किया, इस दूसरे एक इकोलाई को लिया और बेटा इसमें एक खुद का डीएनए और साथ में इस आर डीएनए जो अपन ने बनाया इसको डाल दिया इसमें। इस आर डीएनए को किसमें डाल दिया, ये कौन है, इकोलाई, ये कौन है, इकोलाई। इस इकोलाई में अपन ने किसको डाल दिया, इस आर डीएनए को डाल दिया बेटा, और फिर अब इस बार इस पर क्या डाल रहे हैं, फिर से प्रतिजैविक पदार्थ डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, मान लो बेटा हमने जो ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन बाहर निकाला था, ये एक दवाई से बचाता है, उसको अपन मान लेते हैं टेट्रासाइक्लिन, यानी कि कौन सी दवाई से हमें बचाएगा, टेट्रासाइक्लिन से बचाएगा। तो ये अपन ने जो जीन बाहर निकाला है ये किसके प्रति प्रतिरोधी जीन है, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन है, आर फॉर रेजिस्टेंट। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधक जीन हमने बाहर निकाली थी, ठीक है। अब अपन इस पर इस इकोलाई पर क्या डाल रहे हैं, यहां जो प्रतिजैविक पदार्थ डाल रहे हैं, मैंने यहां पे टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन जब मैंने इस पर डाला बेटा, तो क्या ये बैक्टीरिया, ये इकोलाई अब भी मर जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि यहां पर कौन सी जीन आ चुकी है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, जो कि किसके प्रति प्रतिरोधकता रखती है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता रखती है। और हमने टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर डाला, तो क्या इस बार ये इकोलाई मरेगा क्या, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें क्या आ चुकी है, प्रतिरोधकता आ चुकी है। किसके लिए प्रतिरोधकता आ चुकी है, प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधकता आ चुकी है, प्रतिजैविक के प्रति इसमें क्या उत्पन्न हो चुकी है, प्रतिरोधकता। तो ये कैसा इकोलाई है बेटा, ये आनुवांशिक रूपांतरित, इसके आनुवांशिक पदार्थ में कुछ बदलाव किया ना हमने, अरे इस इकोलाई के आनुवांशिक पदार्थ में कुछ बदलाव कर दिया ना हमने, तो ये कैसा इकोलाई हो चुका है, क्या ये सामान्य इकोलाई है, अब ये सामान्य नहीं रहा, सामान्य तो ऊपर है, सामान्य नहीं रहा, यानी कि ये कैसा इकोलाई है बेटा, आनुवांशिक रूपांतरित इकोलाई। इसे अपन क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित इकोलाई। आनुवांशिक रूपांतरित को अपन कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। आनुवांशिक रूपांतरित को अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और शॉर्ट में इसे लिखेंगे जीएम। ये क्या है, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर क्योंकि ये एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर लिख सकते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव बना लिया क्या हमने, क्या हमने एक आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण कर लिया, तो क्या हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया क्या, तो ये क्या कर दिया हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। जैसे का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डी को हाँ, तब तक आप लिखो इसको। तो बॉयर और कॉर्ने ने जो काम किया था वो सारा मोड पे है। तो वास्तव में हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कॉर्ने ने क्या काम किया, एक बैक्टीरिया था उसमें से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को बाहर निकाला, साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड काम में लिया, उस प्लाज्मिड के साथ किसको जोड़ दिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया, क्या बन चुका है, आरडीएनए। उस आरडीएनए को किस में डाल दिया, इकोलाई में। और फिर जब चेक किया गया कि अब भी इकोलाई मरेगा या नहीं मरेगा, तो इकोलाई में क्या आ चुका है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन आ चुका है, तो अब प्रतिजैविक के द्वारा इसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि इकोलाई के आनुवांशिक पदार्थों में अपने हेरफेर कर दिया, इकोलाई की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी क्या अपन ने बेटा, आनुवांशिक रूपांतरण कर दिया इसका। इसलिए ऐसे इकोलाई को अपन क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित इकोलाई कहेंगे। तो इकोलाई एक जीव है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव तैयार कर लिया अपन ने एक तरह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
कल की क्लास में ये चैप्टर लगभग 70% हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो कल अगर आप रुकोगे थोड़ा सा और तो कल भी कर लेंगे। लिख दिया आपने? नहीं सर। जल्दी लिखो। जीएमओ का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। तो पहला जो आरडीएनए है वो कैसे बना था ये आपने जाना अभी, किस तरह से प्रथम आरडीएनए, प्रथम पुनर्योजी डीएनए अपन ने बनाया। अब मिटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ लिए क्या? नहीं, तो हेडिंग लगाएंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत। आवाज नहीं। जैव प्रौद्योगिकी के बेटा बायोटेक के मुख्य रूप से दो ही सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है उसे अपन कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। जैव प्रौद्योगिकी का पहला सिद्धांत क्या है बेटा? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं बेटा? जो अभी अपन ने इकोलाई के साथ किया, आवाज बातें नहीं करेंगे। अरे आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं? जो अभी अभी अपन ने इकोलाई के साथ किया, क्या इकोलाई के आनुवंशिक पदार्थों में हेरफेर किया, अपन ने बदलाव किया, उसके आनुवंशिक पदार्थों के साथ कुछ छेड़छाड़ की हमने, इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। इसी को क्या कहते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिकता में कुछ बदलाव लाना। आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिकता से क्या मतलब समझेंगे? उसके डीएनए, उसके आरएनए में कुछ परिवर्तन करना, उसके डीएनए आरएनए में कुछ बदलाव करना, कुछ हेरफेर करना, वही क्या कहलाता है बेटा? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिकता को बदलना, रासायनिकता में अपन क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। यानी कि अपन क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, डीएनए तथा आरएनए में हेरफेर। हेरफेर का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। इसी को अपन क्या कह रहे हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी कह रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का जो दूसरा सिद्धांत है हमारे पास, वो है बेटा जीएमओ की वृद्धि करवाना। और इस तरह से अपन ने ऐसा करके क्या कर लिया बेटा? जीएमओ तैयार कर लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिए बेटा। अरे अभी अपन ने पढ़ा था, ऐसा करने से, उसके आनुवंशिक पदार्थ को बदलने से जो जीव बना था नया, उसका नाम क्या था? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए थे अपन ने। तो जीएमओ का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी में, इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं? जीएमओ का निर्माण करते हैं। एक तरह से जीएमओ का निर्माण ही तो कर रहे थे।
और जैव प्रौद्योगिकी का जो दूसरा सिद्धांत है वो हमें ये कहता है कि जीएमओ आपने बना तो लिया, अब इस जीएमओ को उचित वातावरण प्रदान करे जिससे ये जीएमओ वृद्धि कर सके। तो जीएमओ की क्या करवाएंगे? वृद्धि। तो दूसरा सिद्धांत क्या है बेटा? जीएमओ की वृद्धि करवाना, वृद्धि तथा संख्या में बढ़ोतरी, जीएमओ की वृद्धि करवाना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? आनुवांशिक रूपांतरण करते हैं, और आनुवांशिक रूपांतरण के द्वारा जो जीव बनता है उसका नाम क्या है? जीएमओ। यानी कि अपन इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं? जीएमओ का निर्माण कर रहे हैं। फिर दूसरा सिद्धांत हमें क्या कहता है कि जीएमओ की क्या करवानी पड़ेगी? वृद्धि। अब जीएमओ की वृद्धि करवाने के लिए हमें जीएमओ को क्या देना पड़ेगा? उचित वातावरण, यानी कि कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं हो जो इसको नुकसान पहुंचा दे। तो बैक्टीरिया रहित वातावरण में अपन इसको क्या करवाएंगे? ग्रो करवाएंगे, इसकी वृद्धि करवाएंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया रहित वातावरण में, बैक्टीरिया की जगह सूक्ष्म जीव भी आप लिख सकते हैं। बैक्टीरिया विहीन वातावरण में वातावरण प्रदान करवाना जिससे जीएमओ की क्या हो बेटा? प्रॉपर वृद्धि हो सके। ये दोनों बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत हैं। जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं? जीएमओ का निर्माण करते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या है? जीएमओ की वृद्धि करवाना। लिखेंगे हाँ, बैक्टीरिया विहीन वातावरण प्रदान करना। बैक्टीरिया विहीन मतलब ये जिस वातावरण में अपन इस जीएमओ को वृद्धि करवाएंगे वहां पे कोई दूसरे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए जो कि इस जीएमओ को क्या पहुंचाए? नुकसान पहुंचाए। मिटा दिया जाए? नहीं, मिटा दिया जाएगा इसको? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लो, एक बचा जाएगा कोई भी। एक लिख लिया आपने? मिटा दो क्या? ठीक है, हेडिंग लगाएंगे। अब आपका यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, जैव प्रौद्योगिकी के स्टेप्स, जैव प्रौद्योगिकी के चरण। अब अपन क्या पढ़ेंगे? जैव प्रौद्योगिकी के स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपका नया हेडिंग रहेगा, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ की फुल फॉर्म लिख लेंगे आप सभी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये लिख लेंगे। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, हिंदी में भी लिख लेंगे। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, बेटा दे जल्दी लिखो। अरे इतनी सी मेमोरी नहीं है क्या तुम्हारी? अभी अभी तो लिखा है मैंने, इतना सा याद नहीं रख पाते। जीएमओ से क्या होगा? जीएमओ से और कुछ तो हो नहीं सकता। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। जैव प्रौद्योगिकी के चरण, स्टेप्स पढ़ेंगे बेटा, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अरे क्या बातें हो रही हैं तुम्हारी? स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग लगाओ पहले, फिर समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सीखेंगे। इसमें क्या सीखते हैं अपन? अपने को मुख्य काम क्या करवाना है? आरडीएनए बनाना सीखना है। एक तरह से अपन क्या सीखेंगे? आरडीएनए निर्माण सीखेंगे। तो इसमें आप इस स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये भी लिख सकते हैं कि आरडीएनए निर्माण के चरण। क्या लिखेंगे? आरडीएनए निर्माण के चरण। बेटा मैं कुछ लिमिट होती है मेरी भी, इग्नोर करने की। आरडीएनए निर्माण के चरण। अब अपन क्या सीखेंगे? आरडीएनए बनता कैसे।
वास्तव में सीखेंगे क्या, आरडीएनए का निर्माण कैसे होता है। और इस चैप्टर में मैंने आपको दो ही बातों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक आरडीएनए का निर्माण। जिसको ये दोनों आता है उसको पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस चैप्टर में है तो वो यही है, आरडीएनए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आरडीएनए निर्माण के स्टेप्स अपन स्टार्ट करेंगे। इस हेडिंग को लिख के मैं मिटा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं वहां से स्टार्ट करूंगा कोने से, ठीक है। ओके सर। आरडीएनए बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जीव है, उस जीव के कुछ डीएनए को अपन निकालेंगे और दूसरे जीव में डालेंगे। यानी कि एक जीव से कुछ डीएनए अपन ने निकाला, दूसरे जीव से भी कुछ डीएनए बाहर निकाला, दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़ करके किसी नए जीव में डाल रहे हैं और नए जीव में डाल के नए उत्पाद का निर्माण करवा रहे हैं। यही तो आरडीएनए का निर्माण था बेटा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कोशिका है, यहाँ क्या है बेटा, ये एक कोशिका है और ये इस कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, ये इस कोशिका का डीएनए आरएनए यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। अब मुझे एक बात बताओ, इस कोशिका में से मुझे इस डीएनए को बाहर निकालना है, तो क्या ये कोशिका का डीएनए बाहर ही पड़ा है क्या, इस कोशिका के अंदर है ना बेटा। हो सकता है इस कोशिका के बाहर कोई कोशिका भित्ति भी हो, ऐसे, अरे ऐसे हो सकता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोशिका से इस डीएनए का पृथक्करण करवाना है। सबसे पहले इस कोशिका से इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन इसको काम में ले पाएंगे। तो पहला स्टेप जो होता है आरडीएनए तकनीक में, उसे अपन कहते हैं डीएनए का पृथक्करण। प्रथम चरण कौन सा है बेटा, डीएनए का पृथक्करण। आरडीएनए तकनीक का पहला चरण लिख रहा हूं मैं बेटा आपके सामने, डीएनए का पृथक्करण। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब अपन ने क्या कर लिया, इस डीएनए को बाहर निकाल लिया। मान लो बेटा ये लंबा सा डीएनए बाहर निकाल लिया अपन। अरे हमारे काम की जीन जरूरी थोड़ी है कि पूरे डीएनए में थी, हमारे काम की जीन इस डीएनए के किसी टुकड़े में हो सकती है। मान लो यहां से यहां तक की जीन हमें चाहिए थी, जो वांछित जीन, जो जीन हमारे काम की होती है उसे अपन कहेंगे वांछित जीन। क्या कहेंगे, वांछित जीन। और जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। डीएनए का जीनोम में और जीन में अंतर होता है बेटा, आप जीनोम बता रहे हो, ठीक है। डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें किसी भी आनुवांशिक सूचना निहित होती है, जिसमें कोई भी आनुवांशिक सूचना निहित होती है, जिससे कोई उत्पाद बनाया जा रहा है, वो खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यानी कि डीएनए का वो भाग जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना छिपी हुई है, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो मान लो हमारे लिए जो काम की जीन है वो ये है, और काम की जीन को अपन कहेंगे वांछित जीन। क्या कहेंगे, वांछित जीन। तो अब अपन इस डीएनए को पृथक तो कर चुके हैं, अब इस डीएनए का क्या करेंगे, खंडन। इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तभी तो हमारे काम की जीन को अलग कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप जो बायोटेक्नोलॉजी में है बेटा, वो क्या है, डीएनए का खंडन। कौन सा स्टेप है बेटा, सेकंड। और सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, डीएनए का खंडन करेंगे। यानी कि इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे बेटा, तभी तो हमारी वांछित जीन हमें मिल पाएगी। ये ऐसा कर लिया अपन ने बेटा। अब डीएनए के खंड हो चुके हैं, डीएनए के खंड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, वांछित जीन का चुनाव। क्या करेंगे, वांछित जीन का चुनाव करेंगे। इन ऐसी बहुत सारी जीन आ जाएगी हमारे पास, अब इनमें से अपन क्या करेंगे बेटा, वांछित जीन का चुनाव। तो बायोटेक्नोलॉजी में तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, वो क्या है बेटा, वांछित जीन का चुनाव। तो सीक्वेंस से देखते रहेंगे बेटा, अभी आप इसको देख लेंगे तो 10 स्टेप आएंगे हमारे पास। कितने, 10। सीक्वेंस से अगर देखते चलेंगे तो अभी अभी याद हो जाएगा और बाद में जाके रटना पड़ेगा नहीं तो आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिका को तोड़ेंगे और डीएनए को पृथक करेंगे। डीएनए को अलग कर लिया, डीएनए अलग हो गया तो हमारे काम का पूरा डीएनए नहीं है, हमारे काम का डीएनए उसका एक छोटा सा भाग है। फिर अपन क्या करेंगे, उस डीएनए को टुकड़ों में तोड़ेंगे, डीएनए का क्या करेंगे, खंडन। अब डीएनए के टुकड़े हो गए तो उनमें से जो हमारे काम का टुकड़ा है उसको चुनना पड़ेगा हमें। तो अपन अब क्या करेंगे, वांछित जीन का चयन। क्या करेंगे बेटा, वांछित जीन का चयन। वांछित जीन, डिजायर जीन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे। अब मान लो हमने वांछित जीन को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारी वांछित जीन है, जो हमारे काम की जीन है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब बेटा ये तो बिल्कुल छोटी सी जीन है और हमें बहुत सारी जीन चाहिए, ऐसी ही जीन हमें बहुत सारी चाहिए बेटा। तो किसी डीएनए के खंड को बहुत बड़ा करने के लिए, यानी कि एक छोटे से डीएनए के खंड को लगभग 1 बिलियन टाइम्स गुना बड़ा कर सकते हैं हम, और उस तकनीक का नाम है पीसीआर। जिस तकनीक के द्वारा ऐसा किया जा सकता है ना, जिससे कि एक डीएनए के छोटे से खंड को लगभग 1 बिलियन टाइम्स बड़ा अपन कर सकते हैं, उसकी 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं, उस तकनीक का नाम क्या है, पीसीआर। तो अब अपन क्या करेंगे, इस वांछित जीन का पीसीआर द्वारा गुणन करवाएंगे।
पीसीआर द्वारा मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे यानी कि इसकी संख्या में वृद्धि करवाएंगे। अरे हमें एक ही थोड़ी चाहिए, हमें तो बहुत सारी जीन चाहिए, बहुत सारी जीन मिलेगी तभी तो बहुत सारा उत्पाद बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जीन का चुनाव कर लिया, अवांछित जीन के चुनाव के बाद इस वांछित जीन को पीसीआर के द्वारा क्या करवाएंगे, संख्या में वृद्धि। तो अपन लिखते हैं बेटा, चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, पीसीआर द्वारा, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पूरी मेथड पढ़ेंगे। ये सिर्फ जो अभी बोर्ड पे चलेगा, ये सिर्फ इस चैप्टर का पूरा आइडिया है। ये जो स्टेप्स अपन लिखेंगे ना, ये पूरी 10 स्टेप अपन लिखेंगे, लगभग 8 से 10, और फिर उन 10 स्टेप को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो अभी सिर्फ जनरल आइडिया मिल रहा है आपको कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पीसीआर अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीसीआर द्वारा अपन क्या करेंगे बेटा, पीसीआर द्वारा वांछित जीन का गुणन, वांछित जीन का क्या करेंगे, वांछित जीन की संख्या में वृद्धि भी कह सकते हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, इसका गुणन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ऐसा हो गया बेटा। बहुत सारी वांछित जीन हमें मिल चुकी है, अवांछित जीन हमारे पास आ चुकी बेटा। तो ये हमारे पास मान लो वांछित जीन आ चुकी, बहुत सारी वांछित जीन हमने प्राप्त कर, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इधर से कोई दूसरा बैक्टीरिया ले रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा बैक्टीरिया है बेटा, ये इसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ है, और इस बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। तो बेटा ये इसका क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। ये अपन ने क्या बना लिया, इसका प्लाज्मिड, ऐसे कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। तो यहां से इस बैक्टीरिया को ना बना करके मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूं कि यहां से अपन ने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिए। तो ये 2 प्लाज्मिड अपन ने बाहर निकाल, दोनों को अपन ने बाहर ले लिया बेटा। प्लाज्मिड का चुनाव कर लिया, अपन ने क्या कर लिया है, प्लाज्मिड का चुनाव कर लिया है। अब इस प्लाज्मिड को किसके साथ जोड़ना है, या इस वांछित जीन को हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ। और इस प्लाज्मिड को अपन वाहक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक डीएनए। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था वाहक डीएनए का चुनाव। क्या, वाहक डीएनए का सिलेक्शन। और वाहक डीएनए को फिर अपन किसके साथ जोड़ रहे हैं, वांछित जीन के साथ। तो वाहक डीएनए का वांछित जीन के साथ संयोजन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। अब अपन क्या कर देंगे बेटा, ये जो वाहक डीएनए आया है हमारे पास, उसको किसके साथ जोड़ेंगे, इस वांछित जीन के साथ जोड़ेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे, कौन सा स्टेप है, 5वां स्टेप। वांछित जीन का किसके साथ संयोजन करेंगे बेटा, वांछित जीन का वाहक के साथ। प्लाज्मिड ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाहक केवल प्लाज्मिड ही हो, प्लाज्मिड भी एक वाहक होता है। अपन अलग अलग तरह के वाहक पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे वाहक डीएनए। क्या बोलेंगे, वाहक डीएनए। तो वांछित जीन का वाहक डीएनए के साथ संयोजन, वाहक के साथ संयोजन, यानी कि इसको जोड़ेंगे बेटा। और ऐसा करते ही आपको पता है क्या बन चुका है, जैसे ही अपन ने इस वाहक के साथ बेटा इस वांछित जीन को जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ इस वाहक में वांछित जीन जोड़ दी है, क्या बन गया ये, अरे ये क्या बन चुका है, WOB। क्या पढ़ाया मैंने, कुछ पढ़ाया क्या WOB करके, अभी क्या GMO बन गया क्या, ये तो खुद डीएनए ही है, ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ये कोई जीव थोड़ी है। तो ये RDNA बना है, क्या बना है, RDNA। तो इसे पुनर्योजी डीएनए कहेंगे ना। यानी कि अपन ने क्या बना लिया अभी तक, RDNA। क्या बना लिया, RDNA। तो ये क्या बन चुका है बेटा, RDNA का निर्माण कर लिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इस वांछित जीन को या इस RDNA को वाहक की सहायता से, इस RDNA को पूरे को किस में डालेंगे, जो हमारा पोषी जीव है। तो इस वाहक डीएनए का किस में प्रवेश करवाएंगे बेटा, वाहक डीएनए का पोषी जीव में प्रवेश। तो इस वाहक डीएनए को किसमें डालेंगे बेटा, पोषी जीव। मान लो ये इकोलाई आ गई हमारे पास वापस से, कौन आ गया, इकोलाई। ये इसका खुद का डीएनए, और ये इसमें अपन ने किसको डाल दिया, इस RDNA को डाल दिया। किसको डाल दिया, RDNA को डाल देंगे। यानी कि अब अपना अगला स्टेप यही होना चाहिए कि अपन क्या करें, इस एक जीव में इस RDNA को डालें। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि RDNA का पोषी कोशिका में प्रवेश, RDNA का पोषी कोशिका, पोषी कोशिका बोलते हैं होस्ट सेल को, पोषी कोशिका में प्रवेश। ऐसा कुछ किया अपन ने बेटा। अब ये जब अपन बना रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि बहुत सारी वांछित जीन अपन ने बना ली। तो क्या ऐसा RDNA भी बहुत सारा बन चुका होगा हमारे पास, अरे RDNA भी बहुत सारा बन चुका होगा। लेकिन इसके साथ एक घटना और हो रही होगी बेटा, यहाँ पे अपन ने इनको काट रखा था। क्यों काट रखा था, क्योंकि वांछित जीन जोड़नी थी। इन वाहक को अपन ने काट के रखा हुआ है
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ऐड करनी है, वांछित जीन। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर वाहक के साथ वांछित जीन जुड़ ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा भी होगा कि वाहक वापस से खुद से ही जुड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा। अरे ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अपन ने क्या किया, बहुत सारे वाहक ले लिए, अब वाहकों को काट के रखा हुआ है कि इनके बीच बीच में हमें क्या जोड़नी है, वांछित जीन जोड़नी है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर वाहक के साथ वांछित जीन जुड़ ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसके साथ वांछित जीन जुड़ जाएगी वो वाहक क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा। और जिसके साथ नहीं जुड़ेगी बेटा वो तो वापस सेम का सेम ही है, वैसा का वैसा ही है जैसा पहले वाहक हुआ करता था। तो वाहक खुद से भी जुड़ सकता है और वाहक किसके साथ, वांछित जीन के साथ भी जुड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जब अपन क्या करेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं लेंगे, इस वाहक का, इस आरडीएनए को कोशिका में डालेंगे। अरे ये सारा एक ही बाल्टी में काम चल रहा है, एक ही कंटेनर में चल रहा है, ऐसा। तो अब इस कंटेनर में ये आरडीएनए भी है और इस कंटेनर में ये सिंपल वाहक भी है। जब अपन बहुत सारी कोशिकाएं लेंगे और बहुत सारी, मान लो 1 लीटर अपन ने क्या बना लिया, आरडीएनए बना लिया। 1 लीटर क्या बनाया, आरडीएनए। अब उस 1 लीटर के मिक्सचर में हमारे पास आरडीएनए भी है और आरडीएनए के साथ केवल वाहक भी है, केवल वाहक भी है उस मिक्सचर में। अब उस 1 लीटर के मिक्सचर को अपन क्या कर रहे हैं, एक बाल्टी है जो कि किससे भरी हुई है, इकोलाई से। किससे भरी हुई है, इकोलाई से। इकोलाई सामान्य इकोलाई है। अब उसमें अपन उस 1 लीटर आरडीएनए जो अभी अपन ने तैयार किया था उसको डाल दिया, उसको डाल रहे हैं बेटा। तो अब 3 कंडीशन बन सकती है बेटा, इस इकोलाई के साथ 3 कंडीशन हो सकती है। अब वो क्या क्या हो सकती है वो देखेंगे। इकोलाई में खुद का डीएनए तो रहेगा ही, अरे कोई भी सामान्य इकोलाई है तो इसके पास खुद का डीएनए तो अवश्य ही रहेगा। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ये आरडीएनए इस इकोलाई में प्रवेश कर जाए, ऐसा हो सकता है कि जो अपन ने 1 लीटर डाला, एक बाल्टी भर के इकोलाई रखी हुई है, उस बाल्टी भरी हुई इकोलाई में अपन ने 1 लीटर आरडीएनए का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया। तो हो सकता है कुछ आरडीएनए किसमें प्रवेश कर जाए, इस इकोलाई के अंदर प्रवेश कर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि ना ही तो ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो वाहक था, केवल वाहक, ये वाहक इसके अंदर प्रवेश कर जाए। ये जो नया वाहक अपन ने इंट्रोड्यूस किया है ये किस में प्रवेश कर जाए, इस इकोलाई में प्रवेश कर जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाए। तीनों कंडीशन हो सकती है ना, अरे तीनों कंडीशन होगी या नहीं होगी, हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आरडीएनए इकोलाई में प्रवेश कर जाए, हो सकता है केवल वाहक इकोलाई में प्रवेश करे, आरडीएनए नहीं कर पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी इस इकोलाई में नहीं जा पाए। तीनों कंडीशन हो सकती है बेटा। अब हमारे काम का इन तीनों में से कौन सी है जिसमें आरडीएनए आ चुका है, क्योंकि हमारे काम की तो यही रही होगी, ठीक है। तो अब इनके नाम लिखते हैं पहले। ये तीनों इकोलाई है बेटा, तीनों इकोलाई है। मुझे एक बात बताओ, रूपांतरण किसे कहते हैं, किसी चीज में बदलाव होने को क्या बोलते हैं, रूपांतरण, ठीक है। मुझे ये आप बताएंगे इन तीनों में से किसमें बदलाव नहीं हुआ है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस कोशिका को, इस इकोलाई को अपन कहेंगे अरूपांतरित। क्या कहेंगे, अरूपांतरित इकोलाई या अरूपांतरित जीव। इसका नाम आपने खुद ने बताया मुझे, इसका नाम क्या होना चाहिए, अरूपांतरित। इसमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, अरूपांतरित। क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या इस इकोलाई में, यानी कि ये कैसी है, रूपांतरित है या अरूपांतरित, इसे क्या कहेंगे, रूपांतरित। मुझे बताओ इसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, मुख्य बात इसी में है, इसमें बदलाव हुआ या नहीं हुआ, हुआ है ना बेटा। अरे बदलाव तो हुआ है ना, इसमें एक नया वाहक डाल दिया अपन ने, तो इसे रूपांतरित कहेंगे या अरूपांतरित, क्या कहेंगे, रूपांतरित। यानी कि ये भी रूपांतरित है, और इधर जो बीच में अपन ने बना रखी है ये भी कैसी है, रूपांतरित। अभी इनमें अंतर करेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें पुनर्योजी का रूपांतरण हुआ है, यानी कि जिसमें पुनर्योजी डीएनए प्रवेश कर चुका है, ये वाली, इसमें पुनर्योजी डीएनए आया ना बेटा, तो इसे कहेंगे रूपांतरित पुनर्योजी। इसे क्या कहेंगे, पुनर्योजी द्वारा रूपांतरित। या अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, इनको आगे पीछे कर सकता हूं ना शब्दों को, तो पुनर्योजी द्वारा रूपांतरित। ये किसके द्वारा रूपांतरित हो चुकी है, पुनर्योजी द्वारा रूपांतरित हो चुकी है। बेटा ये जो डीएनए है ये पुनर्योजी डीएनए है या फिर ये सामान्य डीएनए ही था, वाहक डीएनए था, वाहक डीएनए है, लेकिन ये पुनर्योजी नहीं है। तो वाहक डीएनए बन रहा है, पुनर्योजी नहीं बन रहा है, उसे कहेंगे अरूपांतरित डीएनए। यहां 2 तरह के डीएनए बन चुके हैं। ये तो कैसा बन चुका है, वाहक डीएनए, वाहक डीएनए।
और ये कैसा डीएनए है, आरडीएनए। ठीक है, तो ये जब वाहक प्रवेश कर रहा है तो इसे अपन किसके द्वारा रूपांतरित मानेंगे, वाहक द्वारा रूपांतरित, यानी कि अपुनर्योजी द्वारा रूपांतरित हो रहा है या पुनर्योजी द्वारा रूपांतरण हुआ है इसका, अपुनर्योजी द्वारा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा कि रूपांतरित तो हुआ है लेकिन किसके द्वारा, अपुनर्योजी द्वारा रूपांतरित, अपुनर्योजी द्वारा इसका क्या हो चुका है, रूपांतरण। देखो अब इन तीनों के शॉर्ट में नाम लिखेंगे अपन। ये अरूपांतरित है, अरूपांतरित को कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसको शॉर्ट में अपन लिख देंगे एंटी। क्या लिखेंगे, एंटी। अब ये याद रखेंगे आप, एंटी को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि ये कोशिका कैसी है, अरूपांतरित है। अब यहां देखो बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि इसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि रूपांतरित। अब मुझे ये बताओ ये ट्रांसफॉर्म किसके द्वारा हुई है, आरडीएनए के द्वारा। ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा। आरडीएनए को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, तो इसे क्या कहेंगे, टीआर, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, रूपांतरित है किसके द्वारा, पुनर्योजी द्वारा। तो टीआर का मतलब समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है बेटा इसमें, इसे ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि रूपांतरण तो यहां पे भी हुआ है, लेकिन रूपांतरण क्या यहाँ पे आरडीएनए के द्वारा हुआ है क्या, ठीक है। तो ये कैसी है बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट के द्वारा या नॉन रिकॉम्बिनेंट के द्वारा, नॉन रिकॉम्बिनेंट के द्वारा। तो इसे अपन लिख देंगे टीएनआर। क्या ये तीनों बातें समझ में आएगी बेटा, तो तीनों को ढंग से देखेंगे बेटा। तीन इकोलाई लिए अपन ने, अलग अलग तरह की तीन कंडीशन बन सकती है। क्या क्या कंडीशन बन सकती है, किसी में कोई भी जो अपन बनाना चाह रहे थे, जो डालना चाह रहे थे, उनमें से दोनों में से कोई भी प्रवेश नहीं करे तो वो क्या है, अरूपांतरित, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो क्या कहलाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यदि हम जो चाह रहे हैं ऐसा काम हो जाए तो उस कोशिका को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। और ऐसा अचानक से हो गया कि कुछ कोशिकाओं में केवल वाहक ही प्रवेश करा, आरडीएनए प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो उनमें रूपांतरण तो हुआ है लेकिन आरडीएनए के द्वारा नहीं हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो तीन तरह की कंडीशन हमारे पास हो सकती है। इसको छापेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक कितने स्टेप हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए बेटा, 6 हो गए। छापो एक बार यहाँ तक का, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको ये बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा ना, उसको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, आगे की बात है, यही है इसमें समझने लायक चीजें। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा था कि पुनर्योजी द्वारा रूपांतरित। इनके जो एक्चुअल नाम है वो आप लिख लेंगे। इसे अपन कहते हैं, नाम आगे पीछे ही करना है सिर्फ, रूपांतरित पुनर्योजी। इसे क्या कह देंगे, रूपांतरित पुनर्योजी। और इसे क्या कह देंगे, रूपांतरित अपुनर्योजी। ये नाम लिखते हैं और इसे अरूपांतरित करें। अंग्रेजी नाम अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा इन तीनों में डिफरेंशिएट करना, और इसमें मुख्य कॉन्सेप्ट यही पे चलेगा। यहाँ अगर स्टेप अपन लिखना चाहे तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, वाहक का चुनाव। यहाँ क्या कर रहे हैं, वाहक का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वाहक का चुनाव। लिखना नहीं पर आप याद रखेंगे।
तो ये पीसीआर अलग से पूरा एक टॉपिक है, ये सारे स्टेप्स अलग से एक एक टॉपिक है जो कि कल अपन करेंगे। तो सभी उपस्थित रहे कल की क्लास में। और पीसीआर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इस बार भी आया था क्या? अच्छा, इस बार तो सिर्फ नाम पूछ के छोड़ दिया उन्होंने, तो एग्जाम में पूरा आ सकता है। पीसीआर को समझाइए तो कैसे एक छोटी जीन से अपन बहुत सारी बड़ी जीन बना सकते हैं या बहुत सारी संख्या में जीन बना सकते हैं। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने हमें पीसीआर दी थी। लिख लिया आपने? वीडियो आज के लिए धन्यवाद बोला जाएगा, पर थोड़ा सा और होने के बाद भाग डीएनए हो स्मॉल न्यूक्लियर डीएनए। छोटा केंद्रकीय डीएनए। छाप दिया होगा तो आगे बढ़े। ठीक है, तो कितने स्टेप्स हो चुकी है? 6 स्टेप हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों कोशिकाओं में से हमारे काम की कौन सी है? नाम बोले, अब बीच वाली नहीं बोलेंगे, अब नाम है ना इनका, अब नाम है तो कौन है? रूपांतरित पुनर्योजी। अब अगला स्टेप हमारा यही है बेटा कि हमें इसका चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काम की ये है। तो अब अपन क्या करेंगे? रूपांतरित पुनर्योजी का चयन। किसका चयन करेंगे? रूपांतरित पुनर्योजी का। तो अगला स्टेप लिखेंगे आगे। अब आप इससे आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जैसे भी आपको जगह मिल रही है उस तरह। अब मैं इधर से इसको वापस ले जा रहा हूं ऊपर की तरफ। क्या करेंगे बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? रूपांतरित पुनर्योजी का चयन। तो अब अपन यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, कौन सा स्टेप है? 7वां है क्या? तो यहाँ क्या लिखेंगे? किसका चयन कर रहे हैं अपन? किसका चयन कर रहे हैं? सामने देखें, रूपांतरित पुनर्योजी का। ये कोशिका ही हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है। इसी कोशिका के द्वारा आगे चल के हमारा वांछित उत्पाद बनेगा। इसी कोशिका के द्वारा क्या बनेगा? वांछित उत्पाद। क्योंकि वांछित जीन इसी में तो आई है, जिसमें वांछित जीन आई है उसी में वांछित उत्पाद बनेगा। और वांछित उत्पाद जिस दिन बन जाएगा, हमारी बायोटेक्नोलॉजी पूरी हो जाएगी। क्या करते थे अपन? किसी जीव को और किसी तकनीक को काम में लेते हैं, एक साथ जोड़ेंगे और कोई मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद बनाएंगे। इसी को तो जीव प्रौद्योगिकी कहते हैं अपन। तो वही तो करने जा रहे हैं। एक जीव था, उससे वांछित जीन निकाल ली। दूसरा जीव था, उससे वेक्टर निकाल लिया, किसी तीसरे जीव में डाल दिया। अब इस तीसरे जीव में यदि उत्पाद बनने लग जाएगा और वो उत्पाद हमारे काम का है, तो अपन ने क्या करवा दी? बायोटेक्नोलॉजी कर ली ना बेटा। ठीक है, तो इधर देखेंगे रूपांतरित पुनर्योजी का अपन क्या करेंगे? अब रूपांतरित पुनर्योजी का चयन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। अब अपन इस कोशिका को, इन सारी कोशिकाओं को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे और इस कोशिका का क्या करेंगे? चुनाव। अब ऐसे थोड़ी है कि अपने को उस घोल में दिख रही है कि ये वाली है, ये वाली अलग चमक रही है, ये अलग, ऐसा नहीं है। सारी एक जैसी दिखेगी। तो अपन क्या करेंगे? इनमें से किसका चुनाव करेंगे? रूपांतरित पुनर्योजी का चयन। अब इसका चयन करने के लिए हमारे पास कुछ जीन होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं वर्णात्मक चिन्हक जीन। तो वो आगे जब इसको पढ़ेंगे ना अपन पूरा इस स्टेप को, तब इसकी बात करेंगे कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है इन तीनों में से एक को। ठीक है, तो रूपांतरित पुनर्योजी को मान लो अपन ने चयन कर लिया। अब हमारे पास ये जीन आ चुका है, किसके अंदर आ चुकी है? किसी एक जीव में, कोशी जीव में जीन पहुंच चुकी है। अब अपन क्या करवाएंगे? इसकी नंबर, अब ये मान लो इकोलाई है, इकोलाई कितनी देर में विभाजित हो जाता है? इकोलाई में कोशिका विभाजन कितनी देर में पूरा हो जाता है? पढ़ाया मैंने, अरे 20 मिनट में। कितनी देर में पूरा हो जाता है? 20 मिनट में। क्या इस इकोलाई की कोशिका डबल हो जाएगी?
और जब डबल होती है तो इसका खुद का डीएनए भी द्विगुणित होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और इसके प्लाज्मिड का भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मान लो बेटा 20 मिनट के बाद ये रूपांतरित वाली जो कोशिकाएं हैं ये कुछ इस तरह से क्या डबल हो जाएगी क्या? अरे ऐसा मान लो ये 2 कोशिकाएं बन चुकी है, इसमें विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या हो चुका है, ये 2 कोशिकाएं बन चुकी है। तो क्या हमारी जो वांछित जीन है वो भी डबल हो चुकी है क्या? वांछित जीन का नंबर भी बढ़ गया ना, और जैसे इसका कोशिका विभाजन हुआ, इस कोशिका विभाजन के साथ हमारी वांछित जीन, बेटा एक तो इधर थी और एक यहाँ पे, तो वांछित जीन का नंबर भी बढ़ रहा है। कोशिका विभाजन के दौरान क्या हो रहा है, इस पोषी कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है, पोषी कोशिका की संख्या भी बढ़ रही है, और साथ में वांछित जीन के प्रति भी बढ़ रही है। वांछित जीन की जो कॉपी नंबर है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें यही करवाना बेटा। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लिखेंगे, कौन सा स्टेप है, 8वां। तो अब अपन लिखेंगे बेटा, अपन ने इसको प्रवेश करवा दिया। अब प्रवेश करवाने के बाद अपन क्या करवा रहे हैं बेटा, कोशिका विभाजन द्वारा पोषी कोशिका की संख्या में वृद्धि करवा रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, वांछित जीन की प्रतियां भी बढ़ रही है ना। अगर जैसे जैसे विभाजन होगा तो वांछित जीन की प्रतियां भी। और एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जब ये प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड में खुद के पास अपने आप डीएनए रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ये इसकी मदद नहीं लेता है। तो यहाँ पे जब इस प्लाज्मिड में खुद की डीएनए को रेप्लिकेट करने की क्षमता है, तो ये प्लाज्मिड खुद अपने नंबर भी बढ़ाता है। जब ये प्लाज्मिड अपने नंबर बढ़ाएगा तो क्या इसमें जो वांछित जीन जुड़ी हुई है उसकी संख्या भी बढ़ती रहेगी क्या बेटा? तो 2 काम हो रहे हैं, एक तो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई, और जब कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो वांछित जीन की नंबर भी बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, ये प्लाज्मिड खुद भी रेप्लिकेट होता रहता है। तो जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के साथ भी वांछित जीन की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा कुछ हो रहा है ना, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे लिख देंगे बेटा, कोशिका संख्या यानी कि पोषी कोशिका की संख्या, पोषी कोशिका तथा वांछित जीन की, पोषी कोशिका की तो क्या बढ़ रही है बेटा, संख्या, तथा वांछित जीन की कॉपी नंबर यानी कि प्रति संख्या में क्या करवाएंगे, बढ़ोतरी करवाएंगे। प्रति संख्या को बोलते हैं कॉपी नंबर। बातें नहीं, क्या कर रहे हैं, अरे ये 7 हो चुके, 8 हो चुके, 1 2 ही बच रहा है, तो बस इसको देख लो एक बार। क्या किया, इसका चयन किया, इसका चयन करने के बाद इसमें विभाजन होगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी, कोशिका की संख्या में वृद्धि, पोषी कोशिका की संख्या में क्या करवा रहा है, वृद्धि की। पोषी कोशिका में संख्या में वृद्धि हुई तो इसकी वांछित जीन में भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो वांछित जीन के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये काम अपन करवाएंगे। ऐसा जब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में वांछित जीन बन जाएगी, तो बेटा वांछित जीन के द्वारा वांछित उत्पाद का निर्माण कराएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा बेटा, उत्पाद का निर्माण, और उत्पाद को क्या करेंगे, पृथक करेंगे। उत्पाद का पृथक्करण, उत्पाद को शुद्ध करेंगे। अब मान लो ऐसे थोड़ी है कि कोई उत्पाद बना और उसको डायरेक्ट मार्केट में ले जाके बेच दिए, पता चला वो एलर्जी कर रहा था, बहुत सारे लोगों को निपटा दिया उस उत्पाद ने। ऐसे इमेजिन करके चलो आप कि अपन ने ये जो वांछित जीन डाली है, कोई प्रतिजैविक बनाने के लिए डाली, कोई दवाई निर्माण करने के लिए अपन ने डाली। अब यहाँ से दवाई का निर्माण तो हो गया, उत्पाद तो बन गया, लेकिन उत्पाद की टेस्टिंग ही अपन ने नहीं की और उस दवाई को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। तो पता चला वो दवाई साइड इफेक्ट उत्पन्न कर रही थी, जिनके कारण काफी लोगों की मृत्यु होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वांछित जीन को पहले पृथक करेंगे, वांछित जीन को पृथक करेंगे, फिर वांछित जीन की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वांछित जीन की, वांछित उत्पाद की, सॉरी, वांछित उत्पाद को पृथक करेंगे, फिर वांछित उत्पाद की टेस्टिंग करेंगे, जांच करेंगे, और फिर क्या करेंगे बेटे, उसको विपणन के लिए मार्केट में भेजेंगे, फिर सेल करेंगे। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वांछित उत्पाद का पृथक्करण, 9th स्टेप है क्या ये, वांछित उत्पाद का पृथक्करण। पृथक्करण के बाद में क्या करेंगे, शुद्धिकरण, ये करेंगे। ठीक है, वांछित उत्पाद को पृथक किया, वांछित उत्पाद को शुद्ध कर दिया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहने वाला है, ये कितने स्टेप हो गए, 9 स्टेप हो गए क्या, और ऐसे लिखते हैं क्या, 9 को, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये वांछित उत्पाद हमारे पास प्राप्त हो चुका है, अब वांछित उत्पाद को पैक करेंगे, क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो वांछित उत्पाद की पैकेजिंग,
वांछित उत्पाद का समेष्टन, पैकेजिंग को क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। और पैकेजिंग करने के बाद क्या कर देंगे? तो विपणन, मार्केट में बेच देंगे बेटा, बेच देंगे। और ऐसे अगर अपन ने कर लिया, ऐसे अपन ने उत्पाद बना लिया मानव के लिए उपयोगी, तो अपन ने बायोटेक्नोलॉजी पूरी कर ली। तो ये छापेंगे। पूरे कितने स्टेप हो गए? 10 हो गए क्या? तो ये 10 स्टेप अपने को पढ़ने हैं। छाप लेंगे इसको। क्या थोड़ा सा और पढ़ ले? बहुत है।